नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले 2 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हुए हैं, जो व्हाइट हाउस में रहते हुए उनकी कुल उपलब्धि जो है वो यह है कि वो दुनिया में उन्होंने अपना रुतबा खो दिया है, अपना सम्मान। और एक जो पहले अमेरिका का जो एक कुछ भय होता था, कुछ उसके लिए उसकी बनाई गई जो कहानी थी कि वो दुनिया में मुक्त विश्व जो फ्री वर्ल्ड का नेतृत्व करता है, इसलिए उसकी कुछ इज्जत होती थी, इसको उन्होंने तेजी से गंवा दिया है। और देश के अंदर उन्होंने जो पहल की है, कुछ पहल जो नकारात्मक पहल है उसमें तो वो सफल रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका को फिर से महान बनाने का जो उनका वादा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस दिशा में वो आगे बढ़ने की बात तो दूर, अब खुद उनके कदमों से, उनकी नीतियों से ऐसी परिस्थितियां पैदा होती चली जा रही हैं जिससे वहाँ बहुत से लोग जिन्हें पहले उन पर भरोसा था, वो भी अब इस पर संदेह करने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच ऐसा हासिल कर पाएंगे। आज हम इन दोनों पहलुओं की बात करेंगे। पहले हम दुनिया में जो उनका वादा था कि वो जो 2 लड़ाइयों को रुकवा देंगे, पहली यूक्रेन को तो वो पहले ही दिन वहाँ पर लड़ाई रुकवा देंगे, और दूसरा जो गजा को लेकर भी उन्होंने हालांकि साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन चुप्पी में यह संदेश दिया था कि वो शांति के उम्मीदवार हैं। जबकि इन दोनों जगहों पर लड़ाई रुकने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि गजा में उनके प्रोत्साहन से इजरायली हमले फिर से चालू हो चुके हैं। जो युद्ध विराम हुआ था वो टूट चुका है। एक बार फिर से वहाँ से मानव संहार की खबरें आने लगी हैं। संख्या 50,000 को पार कर चुकी है और वो पूरा इलाका एक अस्थिरता के दौर में पहुँच गया है, जिसमें कि यमन पर जो उन्होंने हमले किए, और वो तो लेकर उनके देश के भीतर एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है, जिस पर अभी हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद यमन ने जिस तरह के वहाँ के जो अंसारुल्लाह समूह है, हूती जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने जो जवाबी हमले किए हैं पश्चिमी देशों के जहाज़ों पर लाल सागर में, उससे यह साफ हो गया है कि वहाँ पर ट्रंप के आने से कोई परिस्थिति बदली नहीं है। और अगर यह समझा गया था कि वो एक धमकियों की बातें करके यमन पर नए सिरे से हमले शुरू करके ईरान पर हमलों की बात कर उसे डराने की कोशिश में वो कामयाब हो जाएंगे, तो इस दिशा में उन्हें रत्ती भर भी 1 इंच भी कामयाबी मिलती हुई दिख नहीं रही, बल्कि वो पूरा इलाका एक बार फिर से सुलगता हुआ दिख रहा है। और यह आम अंदेशा है कि अगर ट्रंप प्रशासन ने वहाँ पर दुस्साहस किया ईरान के ऊपर हमला करने का, जिसकी चर्चाएं काफ़ी तेज हैं, ये बताया जा रहा है कि हमला करने के लिए जो तैयारियां हैं वो तेज़ी से की जा रही हैं। उस इलाके में जो अमेरिकी समुद्री जहाज़ हैं वो अपना ठिकाना चुन रहे हैं और मोर्चा संभालने की तैयारियों में हैं। और कभी भी ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का साझा हमला हो सकता है, या इजराइल का हमला हो सकता है जिसे अमेरिका का संरक्षण मिला होगा। लेकिन यह जो जानकार लोग हैं, जो ठंडे दिमाग से सोचने वाले लोग हैं, खुद अमेरिका के भीतर भी और दुनिया भर में वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यह एक तो इससे जो आग सुलगेगी वो आसानी से बुझेगी नहीं, और इसका अंतिम परिणाम अमेरिकी सैनिक सत्ता को लेकर, शक्ति को लेकर जो दुनिया भर में एक धारणा है कि वो अजेय है, उस धारणा के टूटने के रूप में सामने आएगा। क्योंकि ईरान की तैयारियां भी काफ़ी हैं, और जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि ईरान के साथ रूस और चीन की सेनाओं ने साझा अभ्यास कर यह संदेश दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में ईरान के साथ बने हुए हैं। तो एक तो मोर्चा यह है, दूसरा मोर्चा रूस और यूक्रेन के युद्ध का है। ट्रंप ने
बहुत ही आते आते उसको रुकवाने की बात की, जेलेंस्की पर दबाव बनाया। हालांकि जेलेंस्की तक उनके दबाव में आ गए हैं। अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है, जेलेंस्की रोज उल्टी बातें करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि वो ट्रंप की बात मान रहे हैं। और अगले ही दिन जब उनकी कान भरी जाती है यूरोपीय नेताओं की तरफ से, तो वो कुछ अलग बातें कर देते हैं। और उसका नतीजा ये है कि रूस में भरोसा जगना, रूस के नेताओं में, कि सचमुच लड़ाई रुक पाएगी, ये हो नहीं पाया है। और नतीजा है कि लड़ाई रुकी नहीं है। इसके लिए अभी इसी हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच 12 घंटे तक बातचीत हुई ताकि सीज फायर हो सके, युद्ध विराम हो सके। उसके ठीक पहले अमेरिका के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन से के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बातचीत की। तो दोनों बातचीत से ये इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की गई थी कि इससे लड़ाई को फिलहाल रुकवा देने में कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये हुआ नहीं। और जो खबरें आई हैं, रूस ने दो टूक वहाँ कह दिया कि जब तक पूरे शांति समझौते की तरफ बात आगे नहीं बढ़ती है और अमेरिका अपने यूरोपीय साथी देशों को कंट्रोल में नहीं लेता है, जो कि लगातार यूक्रेन को हथियार भेजने की बात कर रहे हैं, जेलेंस्की को आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक रूस लड़ाई नहीं रोकेगा। केवल एक ट्रंप को फेस सेविंग देने के लिए ब्लैक सी जो है, काला सागर, वहाँ से, चूँकि वो वैसा इलाका है जहाँ से अनाज की आवाजाही होती है, यूक्रेन से भी वहाँ अनाजों का निर्यात होता है, तो वहाँ पर जो जहाज़ गुजरेंगे उन पर हमले ना करने की बात रूस ने मानी। यह कोई नई बात नहीं है। यह समझौता तो जब टर्की के इस्तांबुल में एक बातचीत हुई थी उसके बाद भी हुआ था, और कुछ समय तक वहाँ पर काला सागर में युद्ध विराम चला भी। बाद में जो हालात बने उसमें वो टूट गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के खासकर जो अगर बयानों को देखा जाए तो यह बहुत साफ हो जाता है कि यूक्रेन ट्रंप के झांसे में रूस ट्रंप के झांसे में आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वह अपनी शर्तों पे लड़ाई को रोकना चाहता है। उसकी शर्तें वही हैं जो 2021 के दिसंबर में बताई गई थी और उसके बाद रूस की तरफ से लगातार बताई गई हैं, जिसमें पहली बात है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने का वादा किया जाए। और अब उसमें नई बातें और जुड़ गई हैं कि रूस ने जो दोनबास का इलाका जीता है इस युद्ध में, इसके अलावा जो क्राइमिया पर उसका नियंत्रण है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा, उसे लौटाने की कोई बातचीत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जो ट्रंप का रूस एजेंडा जो है वो भी लड़खड़ा चुका है। उसके आगे बढ़ने के कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। जो तीसरा एक हॉट स्पॉट एशिया प्रशांत का है, जहां चीन प्रमुख है, वहाँ पर तो खैर ट्रंप का मकसद भी कोई तनाव को घटाना नहीं था, बल्कि चीन को तो केंद्र में रखकर उन्होंने अपनी सारी जो नीति और अपनी पॉलिटिक्स को ही बुना है। तो वहाँ पर भी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है ताइवान को लेकर। और जिस तरह उन्होंने फिलीपींस में टाइफून मिसाइलों को तैनात करने का फैसला किया है, जिसको लेकर चीन ने जाहिर है काफ़ी एतराज़ जताया है, उसका नतीजा यह हुआ है कि वहाँ पर लड़ाई की जो स्थितियाँ हैं और ज़्यादा मतलब आशंकाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रंप का लड़ाई, अपने को शांति का उम्मीदवार घोषित करने का जो वादा था, वो वादा 2 महीने, सवा 2 महीने में पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। और अब लेकिन उसमें यह बात गौर करने की है कि अगर उन्होंने यह सोचा होगा कि अमेरिका की ताकत को दिखाकर या अपना एक खास स्टाइल दिखाकर वो किसी भी देश को डरा लेंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। वो पश्चिम एशिया के छोटे छोटे देशों को भी नहीं कर पाए हैं। रूस और चीन तो महाशक्ति हैं, उनके मामले में अगर उन्होंने ऐसा सोचा हो तो यही माना जाएगा कि वो बहुत सारी खुशफहमियों में जीने वाले व्यक्ति हैं। तो यह कुल मिलाकर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके एजेंडे को देखा जाए तो वो एजेंडा पूरी तरह से फिलहाल उस अपनी उम्मीदों को खोता हुआ
नजर आ रहा है। घरेलू मोर्चे पर देखें तो उनका एक वादा था कि वो महंगाई घटा देंगे, दूसरा वादा था कि वो अर्थव्यवस्था को इस ढंग से संगठित करेंगे जिससे वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार पैदा होंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है एक बार फिर से अमेरिका पहले जैसा महान हो जाएगा। अब वो ये अपने आप में इस तरह के अतीत के समय को लौटा कर ले आने की जो उसका जो सोच होता है अपने आप में समस्याग्रस्त होती है, लेकिन ये वादा उन्होंने किया और इसका उन्होंने माध्यम बताया कि वो सभी देशों के ऊपर आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ से जो बाहरी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो देश के भीतर ही चीज़ें बनने लगेंगी, उनको बाजार मिलेगा और पूंजीपति जो हैं वो निवेश के लिए प्रेरित होंगे क्योंकि घर में घरेलू चीज़ों की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें यह बात अंतर नहीं थे कि अगर ऐसा हुआ भी तो घरेलू चीज़ें बहुत महंगी पड़ेंगी लोगों को, जब जो अब तक मिलती रही हैं, और जब अनेक चीज़ें महंगी होंगी तो उसका नतीजा महंगाई बढ़ने के रूप में सामने आएगा, महंगाई घटने के रूप में नहीं। और अब ये बातें वहाँ होती हुई दिख रही हैं। यह बात वहाँ के कारोबार जगत को भी समझ में आ रही है। वहाँ के शेयर बाज़ारों में लगातार लगभग रोज़मर्रा के स्तर पर गिरावट का रुख देखने को मिला है। कभी कभी तो गिरावट बहुत ही ज़्यादा रही है, एक दिन में उसके झटके लगे हैं। लोगों की आर्थिक मुसीबतें बढ़ने की खबरें रोज़ के स्तर पर आ रही हैं। क्रेडिट कार्ड का जो पर लोग खरीदारी करते हैं उसमें जो ना चुकाई जाने वाली रकम है समय पर, वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। इसी तरह जो मकान और अन्य जो लोगों की देनदारियां हैं मकान के कर्ज की, उसका बोझ बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों के रहते हुए अमेरिका महान कैसे बनेगा, यह बात अब जो उनके बहुत कट्टर समर्थक हैं या जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं जिनके पक्ष में उन्होंने नीतियां बनाई हैं, या जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, जो श्वेत वर्चस्ववादी हैं, जो समाज पर एक बार फिर से अपना नियंत्रण कायम करना चाहते हैं, जो ब्लैक समुदाय के लोग और महिलाओं को पीछे जो उन्होंने प्रगति की थी उसको पीछे धकेलना चाहते हैं, उन तबकों को छोड़कर बाकी किसी के लिए भी यह उम्मीद करना कि ट्रंप की नीतियां उनकी खुशहाली की वजह बनेंगी, ये अगर अमेरिकी मीडिया को ही गौर किया जाए, वहाँ जो खबरें छपती हैं, जो लेख छपते हैं, उस पर गौर किया जाए तो ये बहुत साफ हो जाता है कि इसके ऊपर सवाल बहुत तेज़ी से उठते चले गए हैं। और इसी बीच ये यमन पर हमले से संबंधित घटना हुई जिसमें ट्रंप प्रशासन के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट और जो तमाम बड़े अधिकारियों ने एक सिग्नल जो मैसेजिंग ऐप है उसके ऊपर एक ग्रुप बना लिया ये डिस्कस करने के लिए कि हमला कब होगा, कैसे होगा, किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, हमला क्यों ज़रूरी है। ये सारी बातों के लिए उन्होंने सिग्नल ग्रुप बना लिया। अब उसमें उन्होंने या तो जानबूझकर या अनजाने में अटलांटिक, एक जानी मानी मैगजीन है अमेरिका की, उस मैगजीन के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को भी शामिल कर लिया। गोल्डबर्ग ने खुद अटलांटिक मैगजीन में एक लंबा पीस लिखकर ये सारी बातें बताई हैं कि उन्हें पहले भरोसा नहीं हुआ। काफ़ी समय तक वो सोचते रहे कि ये कोई फेक ग्रुप है, कुछ लोगों ने जो बड़े मंत्रियों वगैरह के नाम से बना लिया है और ये लोग उनको धोखा दे रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह की बातें करके ये धारणा उनके मन में तब तक बनी रही जब तक सचमुच यमन पर अमेरिका का हमला ठीक उसी ढंग से नहीं हुआ जैसा वहाँ डिस्कस किया गया था। और फिर वहाँ बहुत सी बातें उन लोगों ने यूरोप के बारे में कही थी, बहुत अपमानजनक बातें, लगभग एब्यूसिव बातें। ये सारी बातें भी जो हुई थी वो 2 दिन में लगातार अटलांटिक मैगजीन ने उसे छाप दिया है। यह छापने के साथ ये एक बेचैनी, एक व्यग्रता अमेरिका के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के जो जानकार लोग हैं, जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मीडिया है, उसमें ये उठी है कि ये सरकार कैसे चलाई जा रही है। खुद ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति थे
तो उस समय जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन बोल्टन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह बात उनकी कल्पना से भी बाहर है कि इतने बड़े फैसले, इतनी बड़ी चर्चा एक सिग्नल ग्रुप पर, एक किसी मैसेजिंग ऐप पे की जाएगी। ऐसी चर्चाएं हमेशा आमने सामने होती हैं, इन पर्सन होती हैं। और उस क्रम में उन्होंने जिक्र किया कि इन अधिकारियों ने कई कानून भंग किए, कई उन्होंने साक्ष्य अधिनियम से लेकर, उनका जो एविडेंस एक्ट है उससे लेकर, जो गोपनीयता का कानून होता है सिक्वेसी का, ये सारे कानून उन्होंने भंग किए। अब बाद में जब यह एहसास हुआ ट्रंप के मंत्रियों को, तो उन्होंने इसके उपाय कर लिए। सिक्वेसी के कानून को पर वो ना फंसें, इसके लिए वो सारे जो दस्तावेज थे उसको पहले के समय से उसको डिक्लासीफाई कर दिए, यानी कि वो गुप्त दस्तावेज नहीं है, गुप्त चर्चाएं वो नहीं है, उस श्रेणी में डाल दिया गया। और इसी तरह के उपाय किए गए, लेकिन उससे जो माहौल में एक अविश्वास बना है, एक यह सवाल लोगों के मन में आया है कि क्या यह एक गंभीर व्यक्तियों की सरकार है या यह एक कैजुअल मानसिकता से जो लोग चलने वाले लोग हैं, उनकी सिर्फ एकमात्र खूबी है कि वो ट्रंप के वफादार हैं, इसलिए उनको यहाँ शामिल कर लिया गया है। ये जो 3 दिन से वहाँ पर सुर्खियों में एक खबर बनी हुई है, टेलीविज़न चैनलों पर घंटों इसके ऊपर जो चर्चा हुई है, इसने पूरे देश में एक अविश्वास और एक भय का माहौल बना रखा है। तो अगर हम लोग घरेलू जो परिस्थितियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उसकी रोशनी में ट्रंप की पॉलिसीज को देखें और टैरिफ वॉर की वजह से उन्होंने जिस तरह दोस्तों को भी दुश्मन या उनको खुद से अलग किया है, यह सारी नीतियों को गौर करें तो यह बहुत साफ होता है कि अपने आरंभिक दिनों में ही ट्रंप ने जो भी उनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें रही होंगी वो पूरी करने की बात तो दूर, उन्होंने एक उल्टा इम्पैक्ट डाला है, जो कि माना जा रहा है अमेरिका, जिसका कि पहले से ही डिक्लाइन हो रहा था, क्षय हो रहा था, उसकी गति को काफ़ी तेज कर दिया गया है सिर्फ 2 महीने के भीतर। तो हम फिर आएंगे आपके पास इस चर्चा कि जो अगले नए अपडेट होंगे उसको लेकर। आज बस इतना ही। आप सबको नमस्कार।